ये आकाशवाणी है। जिंदगी की धुन पर थिरकते हुए आज प्रस्तुत है KB त्रेहन के अंग्रेजी उपन्यास डांसिंग ऑन द नोट्स ऑफ लाइफ का सुधापुरी द्वारा किया गया ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। तो लीजिए सुनिए नाटक जिंदगी की धुन पर थिरकते हुए। शाम के 7 बज रहे हैं। ये बारिश की बूंदें, ये मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, ये हमेशा से मुझे अच्छी लगी है। आज कितना सुकून मिल रहा है, पर आज मैं थोड़ा हैरान भी हूं 2 बातों पर। एक तो कैसे मैं उस आग की दुर्घटना से बाल बाल बचा, और दूसरा अपने सबसे प्यारे 7 रिश्तेदारों की मौत को मैंने कैसे बर्दाश्त किया। हाँ, लेकिन गीता में कहा गया है ना, जिसने अपने आप को और अपनी जीवात्मा को जीत लिया है वो अपना ही मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया वो अपना ही शत्रु है। इसलिए खुद के दोस्त बनो, खुद अपनी रोशनी खुद बनो। कितना भयानक सपना है ये ढके चेहरों से मुझे घूरती आंखें, उफ, ये दवाइयों की बदबू, मिस्टर सेठ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे भाई, आप सिर्फ 50% जलने के घाव से ही बच निकले हैं। ये दर्द ये हो जाएगा। क्या है ये मेरा शरीर ऊपर से नीचे तक ये पट्टियों से क्यों लिपटा हुआ है? कौन? सिस्टर, आपने मेरी बेबी को देखा है? मेरी बेबी को? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। अब यहाँ पर गंभीर रूप से जले हुए कई मरीज आए हैं, कुछ तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन और हम सबके नाम भी नहीं ले पाए हैं। इट्स एन इमरजेंसी, लेट मी गो। कोई मरा तो नहीं? सर, 15 लोग मरे हैं। हाँ, और कई मौत से लड़ रहे हैं अभी भी। 15 लोग। समझ गया। आशा, शायद आशा। ओ मेरे भगवान, 24 सालों का साथ, बस मैं सिस्टर, वो मैं कैसे कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है सिस्टर के आशा अब इस दुनिया में अभी उसी दिन की तो बात है कि नटराज होटल में सुबह 5 बजे, उस दिन जब मैंने चाय की प्याली से उसे जगाया था। चाय मुझे सोने दीजिए ना, अभी तो जल्दी है। जानता हूँ डियर, जानता हूँ तुम्हें देर तक सोना अच्छा लगता है, पर जानती हो ना आज हमें ऑफिस के फाउंडर डे सेलिब्रेशन में जाना है।
ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। देखो आशा, मैं चाहता हूं कि हम 7 बजे वहां पहुंच जाएं। क्यों जी, कभी आज तक मैंने आपको देर करवाई है क्या? करवाई तो नहीं, पर हो जाती है मैडम। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? चले जाएंगे ना। कितने खुश थे हम उस दिन, लेकिन माधवी, सेठ, आशा, सेठ, आशा आशा नहीं रही। नहीं, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। नहीं माधवी, नहीं, नहीं, कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है माधवी। मेरी आशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मुझे। तुम रो रही हो माधवी? 20 सालों में आज पहली बार तुम्हें रोते हुए देख रहा हूं। अरे माधवी, तुम्हारे और तुम्हारे पति की वजह से ही तो हम धनबाद से यहाँ जमशेदपुर आए, वरना हमारा यहाँ कौन था? मेरा और आशा का प्यार तो, लेकिन उस दिन टेंट ने अचानक ही आग पकड़ ली और सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। हम पहली लाइन में थे, इसलिए हम बच गए। आशा को तो मैंने उसके गले में पड़े हुए हार से पहचाना। आशा, आशा, आशा। ईश्वर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिस्टर। अब तो आप पहले से अच्छे लग रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेहतर। अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिए और खुश रहा कीजिए। थैंक यू सिस्टर। ओके, बाय। उदासी का अंधेरा बीतते समय के साथ और भी गहराता जा रहा था। माधवी और रवि रोज मिलने आते थे, लेकिन उनका साथ भी कब तक तसल्ली देगा। अपने अंधेरे मुझे खुद ही सहने होंगे। ईश्वर, शक्ति दे मुझे अपने सब दुख दर्द धैर्य से सह सकूं। बर्बादियों का शोक कब तक मनाऊंगा? जिंदगी की नई शुरुआत तो करनी ही होगी। देखें जरा बाहर मौसम कैसा है। वो देख ले यार जरा। हाँ देखो। अरे हो गया चलो। यार अच्छी मुसीबत है भाई, क्या। हाँ यार, जब से सेठ साहब ठीक होकर वापस आए हैं, इतनी देर से घर जाते हैं। अब करें भी तो क्या करें यार, घर में है ही कौन जिससे बात करेंगे। अरे यार, पर हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है, हैं? अब ये जाएंगे तो हम जाएंगे ना, बोलो। देखो, मैं तो कहता हूँ इन्हें पार्टियों में ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, है कि नहीं? वहाँ भी दिल कैसे लगे। पहले तो अपनी पत्नी के साथ सबसे मिलते जुलते रहते थे, अब बिना उनके तो दिल और भी खराब होता होगा। हाँ, ये तो है। क्या कर सकते हैं। चलो यार, काम करते हैं। सर, ये ऑफिस के लोग, आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर? हाँ, समझ रहा हूँ मैनेजर साहब, लेकिन इन ऑफिस के लोगों का भी क्या कसूर है? मेरा तो अपना घर में दिल लगता है ना क्लब में। जहाँ भी जाता हूँ आशा ही आशा नजर आती है। आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ सर। आजकल आप ड्रिंक्स ज़्यादा लेने लगे हैं सर।
ड्रिंक। देखो भाई, जिंदगी के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं, पर सच्चाई से आंख तो नहीं चुराई जा सकती ना। मुझे बीती बातों को भूलकर दिल की बजाय दिमाग से काम लेना होगा। सर मैं अच्छा, आप चलिए। ठीक है और सर। सुनिए जी ये ऑफिस वालों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। जाइए। ठीक है सर। भाई मजा आ गया। इस बार रोटरी का डिनर अच्छा हुआ तुमने अपने घर पर ही रख लिया। तुम्हारा कुक बहुत अच्छा है। पुलाव तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुक को भी बोल दूंगा। और दिनेश बताओ, बिजनेस कैसा चल रहा है? सब ठीक है। अच्छा, सुना है कल तुम खुद बरसिया गांव जा रहे हो? बिल्कुल ठीक सुना। अरे भाई, ये सोशल सर्विस तो ठीक है, पर कुष्ठ रोगियों के साथ ऐसे मिलना जुलना, बड़ा रिस्क ले रहे हो इन्फेक्शन का। अच्छा, आप मेरी फिक्र मत करो है? और एक बात आप पल्ले बांध लो जी। ये कुष्ठ रोग इन्फेक्शियस नहीं होता, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ठीक है। सर बस पहुंच ही गए समझिए। वो पानी का तालाब जो है ना, वही निशानी है। कौन सा तालाब? वो गंदा नाला। अरे सर ऐसे मत कहिए, यहाँ तो सब लोग इसी से लेकर पानी पीते हैं। पानी पीते हैं? हाँ सर, यही पानी पीते हैं ये लोग। पानी? जी। और सर अब आगे चलकर जाना होगा, कार आगे जा नहीं सकती है। आइए। अच्छा ठीक आइए है। आइए। ये इतना गंदा पानी और टॉयलेट भी यही, वो पीने के लिए यही पानी। चलो रोहित जल्दी कर, चल 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 चल। जी सर, चलिए। चलो एक तो घरों में चलकर लोगों से मिलते हैं। चलो चल चल। जी सर, आइए सर। सर वो देखिए, वो वहाँ लखविंदर का झोपड़ा है। सर आप ज्यादा पास मत जाइएगा। लखविंदर? जी। क्या हुआ उसको? सर वो कुष्ठ रोगी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे इसे तो लगता है तबेले में डाल रखा है, ये सारे परिवार से दूर। यहाँ तो तबेले में सिर्फ जानवर है और जानवरों के पास ही। अरे इसका तो पूरा शरीर सफेद निशानों से भरा पड़ा है। साजे मुझे यहाँ से ले जाओ साजे, कहीं भी साजे, कहीं भी ले जाओ। इधर सब मुझसे नफरत करते हैं साजे। हाँ लखविंदर घबराओ मत। साहब जी, हो सके तो आप इसको यहाँ से ले जाइए। मेरा छोटा छोटा बच्चा है साहब जी, पत्नी है साहब जी, इसको छूत का बीमारी है साहब अच्छा जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यही तो समझाने आया हूं तुम्हें भैया, ये छूत की बीमारी नहीं है, बल्कि इसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं साहिब? इसका इलाज हो सकता है, ये लाइलाज नहीं है। साहिब कुछ जरूर कीजिए इस गांव के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। आप जरा मेरे साथ वहां आइए, चलिए। जी सर, आइए। नहीं यार, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब नहीं हूं। रोहित। जी सर। सबसे पहले तो इस गांव में साफ पीने के पानी का इंतजाम करना होगा। जी सर। उसके बाद सबके अच्छे इलाज की जरूरत है, जिससे यह गलतफहमी तो दूर हो कि कुष्ठ रोग लाइलाज है। बिल्कुल सर। और वो सुनो, वो तुम्हें माझी की कुछ खबर है? माझी? कौन माझी सर? अरे वही ना, वो जिसकी वजह से मैंने वो मुश्किल सुरंग बनाने का काम पूरा किया था। लोग मुबारकबाद मुझे देते हैं, पर उसके असली हकदार तो मेरे साथ काम करने वाले ये मजदूरी तो हैं। अच्छा वो माझी सर। हाँ। सर उसे तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा। त्यागी, प्रणाम भैया। प्रणाम सर। अरे सुनो, तुमने वो माझी को कहीं देखा है? माझी बोले तो माझी, अच्छा वो आपका टीम लीडर।
हाँ वही वही वही। अच्छा अच्छा। सर देखे तो नहीं है, पर उधर झुग्गियों में रहते हैं। अच्छा, तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? अरे सर, आप काहे ढूंढेंगे वहां जाएंगे? देखिए तो बहुत तंग गलियां हैं वहां, तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे मुझे ले तो चलो। चलो ठीक है, तो चलिए चलिए ना, चलिए हम साथ चलिए। सर हम सब जगह देख लिया है, तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो बस अब हंडिया के अड्डे पर देखना बाकी रह गया है। हंडिया का? ओ अच्छा अच्छा, वो लोकल दारू का अड्डा। हाँ सर जी, वो दारू वाला अभी भी है क्या? सर अच्छा चलो चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल। पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। माझी, मेरे पैर। साहब जी, जरा एक 10 रुपए का नोट तो दीजिए साहब, एक नोट। त्यागी, यार ये लो, ये 10 रुपए इसे दो। ठीक है सर। कल जब ये होश में आ जाए ना, तो इसे मेरे पास ले आना। ठीक, ले आएंगे। मैं चलता हूँ। ले आएंगे। जी साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मुझे मत निकालिएगा साहब, मेरे बीवी बच्चों पर रहम कीजिए साहब। तुम्हें दारू पीना है ना? नहीं साहब, साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा साहब, मत निकालिएगा साहब, मेरे बच्चों पर रहम कीजिएगा साहब। सीधे तो खड़े हो। साहब जी हमको माफ कर दीजिए साहब जी, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी साहब, नहीं होगी। तुम्हें ढूंढने इसलिए नहीं निकला था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। पहले ये बताओ कि ये इतनी बुरी तरह से पीने की आदत तुम्हें कैसे पड़ी, और इसकी वजह क्या? साहब कोई करे भी तो क्या करे साहब, महीने के शुरू में जेब खाली हो जाती है। क्यों? साहब देखिए ना, जितना हम लेबर लोगों के साथ नाइंसाफी है, खासकर माइनिंग में, अब क्या बताएं साहब, ये जितने बिहार और उत्तर प्रदेश से लेबर आती है ना, इन्हें धनबाद में अच्छी तनख्वाह की नौकरी के सपने दिखाए जाते हैं। मैं भी मयूरभंज में हफ्ते में 3 दिन काम करके रोजी रोटी कमा लेता था। फिर मुझे 800 रुपए महीने की नौकरी का लालच देकर इधर ले आए साहब। मुझे लाकर एक लेबर कैंप में रख दिया। साहब जानते हैं, एक 8 बाई 8 के कमरे में हम 12 लोग रहते हैं। 4 बिस्तर है जिस पर सोने के लिए बारियां लगती हैं साहब, बारियां। संभल के। कमरों में कोई बिजली नहीं है। यानी जो कंपनी के क्वार्टर हैं वो बाबुओं के पास है जी, और तुम्हारे रहने के लिए वो 8 बाई 8 की जेल। हाँ साहब। और तुम सब कोई बंधुआ मजदूर हो, हैं? बस 2 बार का खाना, और तुम्हारी तनख्वाहें भी सुपरवाइजर हड़प लेता है। तुम आवाज क्यों नहीं उठाते? साहब 16 घंटे काम करने के बाद भी पेट भर खाने को नहीं मिलता भी है तो दाल और चावल के नाम पर कंकड़। और बस ये 2 रुपए तो खर्च करता हूं मैं हंडिया के लिए। पर तुम लोग गुजारा कैसे करते हो? गुजारा किसका साहब, कैसा गुजारा? कर से काम चलता है, और उस पर सूद जो हम लोग मर कर भी नहीं चुका पाते साहब। 2 साल से बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देखी। ठेकेदार कहता तो है घर पैसे भिजवा रहा हूं, पर किसके घर भिजवा रहा हूं पता नहीं साहब, पता नहीं। ठीक है माजी, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, तुम जाओ। जी साहब, चाहता हूं। खुशियां तो इनके जीवन से जैसे कोसों दूर है। मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। सबसे पहले तो इन्हें संगठित करना होगा ताकि ये अपने हकों के लिए लड़ सके,
अपने परिवारों के साथ रह सकें, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकें। और शिक्षा तो आजकल बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। क्या वाकई इनकी किस्मत में कोई खुशी नहीं? लेकिन फिर भी जिए जा रहे हैं। और एक मैं हूं जो आशा को याद करके हमेशा दुखों से अपने आप को घेरे रखता हूं। नीना देखो, दरवाजा मैं खोलूंगा, है? हाँ, तुम बस चुप रहना। आशा! ओहो, फिर से आप कारपेट पर जूते लेकर चले गए? रेशमी है, गंदा हो जाएगा। ओहो, तो साफ भी हो जाएगा। फिक्र करने की आदतें छोड़ दो। हमारी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नीना की शादी हो गई है, वास का इतना अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, बस सब तो मौजे ही मौजे हैं। हाँ भी बस। ओफो आशा, तुम ये जो बिंदिया चिपका देती हो ना शीशे पर, ये बहुत महंगी होती होंगी। ये मत भूलिए, ये मेरा घर है। और फिर जब बिंदिया दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं, तो पैसे क्यों वेस्ट किए जाएं? गम और खुशी में जहां फर्क ना हो, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। पापा, अब आप सो जाइए। रात बहुत हो चुकी है, आपको आराम की जरूरत है। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। लेकिन नींद कहाँ है? नींद आंखों में, आंखों में तो सिर्फ आशा है। कहाँ हो तुम आशा? क्या वक्त होगा? ओह, अभी तो रात के 2 ही बजे। सुबह होने में बहुत टाइम है। लेकिन सेठ साहब, जिंदगी ऐसे तो नहीं कटेगी। जिंदगी को जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिंदगी तो एक सफर है जहां कुछ कुछ देर बाद साथी बदलते रहते हैं। लेकिन आशा ने तो 23 साल मेरा साथ निभाया। 23 साल। लेकिन किसको रोता है उम्र भर कोई, आदमी जल्द ही भूल जाता है। और फिर विल कोकस ने भी तो कहा है, हंसो तो सारा जग तुम्हारे साथ हंसेगा, रोओगे तो तुम अकेले। चुनाव मुझे करना है। अब जीवन कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है। सब लोग कितने प्यार से मिलते हैं, कितने प्यार से। लेकिन ये दिन तो गुजर जाता है, पर रात, ओ आशा, बहुत याद आती है तुम्हारी। बहुत अकेला महसूस करता हूँ, बहुत अकेला। सोचता हूँ कि कल अपने लिए अखबार में एक नए लाइफ पार्टनर के लिए जो इश्तेहार दिया है, वो ठीक भी है कि नहीं। ठीक ही तो है, बिल्कुल ठीक है। इससे अकेलापन भी दूर होगा। लेकिन क्या नया जीवन साथी आशा की कमी पूरी कर सकेगा? क्या उसका साथ मुझे एक नई जिंदगी शुरू, मेरे बच्चों को? सेठ साहब, क्यों ऐसा सोचते हो? अब इश्तिहार दे ही दिया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मेम साहब,
ये संध्या भी जीने नहीं देगी मुझे। लो मेम साहब चाय पियो। संध्या सोने भी देना, आज तो संडे है। पता है मेम साहब आज संडे है, पर टाइम भी तो देखो 11 बज रहे हैं। तू नहीं मानेगी। हाँ चल दे दे चाय। बढ़िया चाय बनी है। थैंक यू मेम साहब। अच्छा सुन, वो अखबार उठा दे जरा। ये लो। बोर वही खबरें। फलाना उसके हत्यारे को सजा, मंत्री महोदय। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैट्रिमोनियल, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, प्राइवेट कंपनी, सूटेबल मैच, 40 साल का, अब पंजाबी, 2 बच्चे, कास्ट नो बार। एक्साइटिंग। मैं भी तो विडो हूँ और 40 की ही। ठीक है, देखते हैं। हेलो। हाँ, ओ यस यस, आई डू रिमेम्बर। जी जी ठीक है, पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ ओके। संध्या, संध्या। जी मैम साहब। जरा मेरी स्कर्ट और टी शर्ट तैयार कर दे, मुझे फौरन जाना है, मीटिंग है। अच्छा मैम साहब। हेलो 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 माधवी। हाँ बोल रही हूँ। अरे एक खुशखबरी है। अरे बताओ ना क्या है। मैं शादी कर रहा हूँ। सच? हाँ। वाओ ग्रेट। वैसे मान कैसे गए तुम? बस थोड़ी मुश्किल जरूर हुई। तुम्हें तो बताया था ना मैंने, वो रेशमा ने यहाँ धनबाद आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अरे जानती हूँ, पर तुम्हें तो लग रहा था कि दिल्ली की हाई सोसाइटी गर्ल धनबाद में नहीं रह पाएगी। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैंने तो उसे मना ही कर दिया था, पर लगता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मैंने उससे कल ही फोन पर हाँ कह दिया है। ओह ग्रेट। तो क्या कहा उसने? हाँ उसने भी यही कहा। हाँ। वेरी गुड। अच्छा सुनो, वास को भी मैंने अपनी नई माँ के बारे में बताया। अच्छा। हाँ, और उसने भी मुझे सपोर्ट किया। अरे वाह। हाँ। अच्छा सुनो, वादा करो तुम जल्दी से जल्दी रेशमा को जमशेदपुर लेकर आओगे। अरे ये भी कोई कहने की बात है, जरूर लेकर आऊंगा। चलो अच्छा, ओके मिलते हैं। ओके बाय बाय। हाँ, शुक्र है अब अपने जीवन की गोधूली में मेरा अपना कोई मेरे साथ होगा। रेशमा अब मेरी पत्नी और भी खूबसूरत लग रही है। कितने दिनों बाद आज लगता है जैसे मेरी सुहागरात पर चांद भी अपनी चांदनी खुशी से बिखेर रहा है। पर ये क्या, ये रेशमा के चेहरे पर तनाव कैसा है? क्या हो गया इसे? रेशमा, क्या बात है रेशमा? उदास क्यों लग रही हो? कोई परेशानी? रेशमा? नहीं, कुछ खास नहीं। बताओ ना। दरअसल मेरा अस्थमा जरा मुझे परेशान कर रहा है। ओह। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये तो बहुत ही परेशान करते हैं। मैं बताना चाहती थी तुम्हें, पर कह नहीं सकी कुछ। कोई बात नहीं, तुम जस्ट टेक इट इजी। असल में मुझे डिप्रेशन,
नींद नहीं आने की बीमारी और हड्डियों की प्रॉब्लम तो है ही, है? और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। रेशमा, सुनो मेरा, अब सो जाना ही ठीक है। कल दिन में ये इतनी सारी गोलियां, कहीं मरने की सलाह तो नहीं है? हैं? रेशमा, लेकिन तुमने मुझे शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? रेशमा, रेशमा सो गई। क्या हो रहा है? जिंदगी का एक और धोखा? नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। प्यार और सेवा से रेशमा की दवाइयों पर निर्भरता खत्म कर दूंगा। हाँ रेशमा, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अपने प्यार से तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा, बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। घड़ी मत देखिए, घड़ी मत देखिए, बस अभी सुबह है, सिर्फ 11:30 बजे हैं। है तो सुबह, पर मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कितनी सुंदर है ना सुबह। 4 घंटे पहले और भी सुंदर थी। कल रात मुझे सोते सोते बहुत देर हो गई। लग रहा था जैसे अस्थमा का अटैक होगा, बट थैंक गॉड हुआ नहीं। रेशमा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हैं? देखो, अगर हम एक कमरे में सोएं तो कम से कम अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सुनिए, एक दूसरे ये अपने अस्थमा की वजह से मुझे अकेले सोना ही अच्छा लगता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, अगर मैं साथ सोऊंगा तो जरूरत पड़ने पर मैं उठ सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कुछ भी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम एक साथ जाग सकते हैं, सो नहीं सकते। रेशमा, ये शादीशुदा जीवन कैसा है? कैसा है ये शादीशुदा जीवन? पति पत्नी एक साथ नहीं सो सकते। चलो कोई बात नहीं, रात को रेशमा का साथ नहीं तो क्या हुआ, दिन में तो है। क्या सोचने लगे? हैं? अच्छा सुनिए, वो जो उस दिन वो संडे को मिसेस मल्होत्रा यूं ही बिना फोन किए चली आई शाम को क्लब की पार्टी डिस्कस करने। भाई ये क्या तरीका है? हमारी दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता। नहीं रेशमा, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। वैसे भी यहाँ धनबाद के लोग इतने फॉर्मल नहीं हैं। अरे कुछ भी हो, फिर भी ऐसे ही बिना बताए चले आना। रेशमा, वो अरे कोई बात है? वैसे भी उन्हें पता है हमारी अभी अभी नई नई शादी हुई है। हाँ, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है हम एक दूसरे के लिए। प्लीज़ देखो, बुरा मत मानो। हाँ, ये धनबाद के कल्चर को समझने में मुझे शायद समय तो थोड़ा लगेगा। मुझे कुछ ही लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है। प्लीज़ रेशमा, देखो मेरी ओके, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही जिंदगी रह गई है। रेशमा ने शादी से पहले जो एंटी डिप्रेसेंट गोलियां ज्यादा खा ली थी, उसका असर अब तो सब मजाक करने लगे, जैसे मैं तो एक साधु बनकर रह गया हूं। लेकिन मैं रेशमा का पूरा साथ निभाऊंगा। मेरी तरफ से उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, न प्यार की, न पैसों की, न और किसी चीज की।
पर क्या रेशमा, इस शादी के पवित्र रिश्ते को बनाए रखना जैसे जैसे सिर्फ मेरा काम हो, सिर्फ मेरा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। मुबारक हो सेठ साहब, अब आप नंबर 1 हैं। कंपनी के टारगेट से ज्यादा आपने अचीव किया है सर। इतनी मेहनत जो करते हैं आप। नहीं, ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। अरे ऑफिस को ही तो आपने अपना घर समझ लिया है। बिल्कुल भाई, देखिए हर सफलता के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। थैंक यू वेरी मच। रेशमा, अरे आ गए। क्या कर रही हो? मैं गिर पड़ूं। ऑफिस की पार्टी में इतने मस्त हो गए कि हमें भूल ही गए। ये हो सकता है मैं तुम्हें भूल जाऊं। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ आपका। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? रेशमा ने शादी के बाद आज पहली बार इतना प्यार किया है। लगता है जैसे मैं बादलों पर चल रहा हूं। तन मन तृप्त हो गया। क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें कैसा लग रहा है नंबर 1 की पत्नी होना? रेशमा, I love you. नहीं बनना मुझे किसी कमेटी वमेटी का हेड। मुझे समझाते रहते हैं कि ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। इस फिजूल से धनबाद के रीति रिवाज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और वो डॉक्टर, बस उस डॉक्टर को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। वो दिन ही मेरी रेशमा से शादी का सबसे अच्छा दिन था। पर उसके कुछ ही देर बाद रेशमा के वो अजीब से रंग ढंग समझ में नहीं आता था कि नहीं रहना मुझे धनबाद में। इस छोटे से शहर में मुझे नहीं रहना। और उस डॉक्टर को छोड़ूंगी नहीं मैंने बता दिया है। समझता क्या है अपने आप को? शहर के सबसे बड़े अफसर की पत्नी हूं मैं। रेशमा, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बात कर रही हो? वो भी कह सकता है तुम्हारे इस छोटे से शहर धनबाद में। देखो, शादी से पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता। मुश्किल। अरे मैं कहती हूँ वही रोज के वही चेहरे। 2 सालों में जैसे मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, रुक कर रह गई है। मेरा तो दिल करता है कि दिल्ली में जाकर फिर से जिंदगी शुरू करूं। रेशमा, अच्छा क्या चाहती हो तुम? जैसे तुम्हें परवाह है मेरे चाहने न चाहने की। बस करो। मैं भी कुछ और नहीं कहना चाहती। अब तुम्हें मुझ में और धनबाद में से एक को चुनना होगा। रेशमा, और इस तरह मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। छोड़ आया उस शहर को जिसने मुझे इतना कुछ दिया था। ओह थैंक गॉड, ट्रेन चल दी। हाँ, अरे ये आंखों में आंसू भरकर किसे हाथ हिला रहे हो? तुम नहीं समझोगी। ओह, शुक्र है पीछा छूटा इस गांव से। मुझे तो लगा था तुम मेरे साथ दिल्ली चलने में बहुत खुश होगे। और ऐसे आंखों में आंसू भरे हो। ठीक कहती हो तुम। जिंदगी के साथ आगे बढ़ने में ही भलाई है। मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जब मैं मुगल सराय स्टेशन पर उतरा था और यहाँ कुल्हड़ वाली चाय पी थी।
गॉड शुक्र है कि मैं वापस अपनी दिल्ली वापस आ गई। ओह कितनी सारी फ्रेंड्स हैं मेरी यहाँ। हाय तू कैसी है? फर्स्ट क्लास, बड़े दिनों में आई यार। धनबाद क्या गई, तेरी तो शक्ल ही बदल गई है, कितनी मुरझा गई है तू। कम ऑन। अरे कुछ दिन यहाँ रहोगी तो फिर से रौनक आ जाएगी। You will be as fresh. अरे भाई हम है ना, अब रात दिन पार्टियां किया करेंगे। अरे पुरानी कसर जो पूरी करनी है। कहीं भी जाने को मन नहीं करता, खास करके रेशमा के उस झूठे पार्टी माहौल में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं। नौकरी छोड़ी तो क्या हुआ, आज हिंदुस्तान में मेरी क्वालिफिकेशन के लोगों की सख्त जरूरत है। हमारा देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, मेरे जैसे एक्सपर्ट की हर कंपनी को जरूरत है। हाँ, मिल जाएगी नौकरी, परवाह नहीं, पर सब कुछ ठीक होने में वक्त तो लगेगा। क्या कमाल हुआ था उस दिन, क्या नाम था, मिसेस आहूजा। हाँ, मिसेस आहूजा। जब पहली बार मैं उसे उस डिस्कोथेक में मिला था। हेलो। हाय हाय। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं, अगर बाकी सब टेबल खाली न हो और आप मुझे ड्रिंक लेके देने की जिद न करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। ठीक है, पर आप कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। हाँ, मिले थे ना उस दिन। वो कब? असल में नहीं मिले थे, एक दूसरे को देखा था हमने। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे नहीं हैं। नहीं, उस दिन वो गोल मार्केट में कबाब। नहीं, अरे वो पीवीआर में जब हम मिले थे। कब? हाँ, मेट्रो स्टेशन पर। रियली? हाँ। हाँ, वो कृतिका थी, मेरे बचपन की दोस्त। वो मेरे पिताजी के पास पढ़ने आती थी, जिसके प्यार में मैं एक बार पागल तो हुआ था, पर इससे पहले ही मैं उससे कह पाता, नसीब ने हमें दूर कर दिया था। मैं पढ़ाई के सिलसिले में और वो कहाँ खो गए? कहीं नहीं मैडम, मैं तो यहीं हूँ। सेठ कृतिका। तुम समझते हो मैं तुम्हें भूल गई थी। कृतिका। और क्या समझता? अरे हरी काका ने कहा तुम कहीं कलकत्ता के पास पढ़ाई के लिए गए हो। किशन सर से पूछने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, और फिर महीने भर में पिताजी की ट्रांसफर भी दिल्ली हो गई। जलंधर छोड़ते समय मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर नसीब में हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। तो मिले ना। और पूरे 37 साल बाद, वो भी जब इतना कुछ बदल चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। सेठ, मेरी शादी एक अमीर घर में हुई थी। मेरे पति मुझसे 10 साल बड़े थे। मेरा एक बेटा भी है, अमेरिका में पढ़ता है, पर पति का सुख जीवन में था ही नहीं। मतलब? उनका कई औरतों के साथ। आई एम सॉरी। एक रात जब वो किसी औरत को मेरे कमरे तक ही ले आए तो मुझे लगा बस और नहीं। उस दिन सभी हदें जैसे पार कर दी थी। मेरा बेटा तो बोर्डिंग में था, हम अलग हो गए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खैर, मेरी छोड़ो, सेठ अपने बारे में भी तो कुछ बताओ।
मैं तो बस जिंदगी का साथ निभाता चला गया। डॉक्टर, आर यू श्योर? यस मिस्टर सेठ, आपको प्रोस्टेट का कैंसर है, कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। ओह नो। ठीक है डॉक्टर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यस, ये बात मेरे परिवार को मत बताइएगा। देखिए, मैंने पहले भी मौत से लड़ाई की है और मैं अब भी हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसा आप चाहें मिस्टर सेठ, पर आपको सर्जरी तो करवानी ही पड़ेगी। अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। प्रोस्टेट कैंसर, रेशमा को न जाने कैसा लगेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले तो वो मेरे नए काम से इतनी खुश हुई थी, मैंने तो उसके कहने पर अपना किराए का मकान छोड़कर उसके मकान में शिफ्ट कर लिया था। मकान के बाहर नाम तो हम दोनों का था, पर अंदर हम दोनों कितने अलग अलग थे ये मैं ही जानता हूं। खैर, अब क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो समझौता कर ही लिया है। अब हम सिर्फ नाम के ही पति पत्नी हैं। एक साथ सोना तो दूर, अब तो एक साथ हम खाना भी नहीं खाते। और मैं तो और दूर होता जा रहा हूं उससे। और रेशमा खुश है, वो बहुत खुश है। खुश है कि अब मैं उससे एक पत्नी के किसी भी फर्ज की उम्मीद नहीं करता। पापा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मेरा कहना मानकर मुंबई में ही अपना ऑपरेशन कराया। हाँ नारायण, डॉक्टर मेहता कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ पापा, शुक्र है आप सही समय पर अपना इलाज कराने यहाँ आ गए। जरा सी भी देर जानलेवा हो सकती थी। अच्छा देखो, अब तुम सब ऑफिस चले जाओ। वास भी अपने बच्चों को छोड़कर आया है। और पापा ये कैसे हो सकता है कि हम आपको छोड़कर चले जाएं? अरे है ना इतने लोग मेरी देखभाल करने वाले, और वैसे भी मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। पापा। मीना, पापा से बहस मत करो। जाओ 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 तुम लोग। हाँ। बच्चों को तो मैंने भेज दिया, लेकिन अब ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। और उस दिन रेशमा का वो सलूक। तो तुम्हारी सर्जरी होगी, ठीक है, लेकिन सुनो, जाने से पहले जरा बिजली के सारे बिल चेक कर लेना। हाँ, और कारपेंटर बुलवाकर वो किचन का दरवाजा टूटा हुआ ना, उसे ठीक करा देना। अरे पीछे से ये सब कौन करवाएगा? फिर सर्जरी के बाद तो तुम काफी दिन तक पड़े रहने वाले हो। सिस्टर। यस सर। सिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे सिस्टर बुला सकते हैं। नहीं, वो क्या तुम्हारे पति भी तुम्हें यही बुलाते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है। होती भी कैसे? What do you mean? अरे भाई, तुम सबसे सिस्टर पुकारने को जो कहती हो, तो शादी कौन करेगा सिस्टर से? वैसे मेरा नाम प्रिंसी है।
प्रिंसी। बहुत सुंदर नाम है, पर इसका मतलब क्या है? पता नहीं, मेरे माता पिता ने रखा था। ओके, मैं चलती हूँ। ओके 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 सिस्टर। रेशमा। हाँ। डॉक्टर ने रेडियोथेरेपी के लिए कहा है और मैं सोचता हूँ यहाँ तुम्हारे पास दिल्ली में ही करवाऊँ। अरे, अगर मेरे पास ही रहकर करवानी है तब तो तुम्हें मुंबई में करवानी पड़ेगी। मुंबई में? हाँ। मतलब ये कि मैंने ये मकान बेच दिया है और अब मैं बंबई शिफ्ट हो रही हूँ। मकान बेच दिया? हाँ। रेशमा, इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर, और वो भी ऐसे समय जब मैं मौत से अकेला लड़ रहा हूं। तुम्हारे पास इस घर को खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। रेशमा, मैं चलती हूँ। रेशमा, तुमने रेशमा को मेरे इलाज की कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं है उसे। ठीक है, ऐसा करता हूं कि कुछ दिनों के लिए एक गेस्ट हाउस में रह जाता हूं। किसे पता होता है कि जीवन में क्या क्या होना है। आज मैंने उसी घर को खरीद लिया जिसे रेशमा ने बेचा था। कीमत कहीं ज्यादा, पर कोई बात नहीं, रेशमा के लिए मैं ये भी कर लूंगा। नीना, नीना। जी पापा। बेटा, तुमसे एक बात करनी है। कही ना पापा। नीना, मैं रेशमा से तलाक लेने की सोच रहा हूं। क्या? तलाक? पर ये तो कोई ठीक रास्ता ना हुआ पापा। आप इससे खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? देखिए पापा, मैं मानती हूं कि माँ ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उन्होंने अपनी सब ड्यूटीज कुछ भी अच्छी तरह नहीं निभाया। पर फिर भी पापा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं आपको जानती हूं पापा। देखो कितना फर्क है। तुम और वास रेशमा को माँ कहते हो, जबकि उसकी पहली शादी से 2 बेटे मुझे अंकल कहते हैं, वो भी जब मैंने एक बाप की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ओह पापा, ऐसा मत सोचिए। नहीं 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 बेटा, मैं तो यूं ही कह रहा था। और फिर मुंबई से रेशमा की वो चिट्ठी। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तो मैं नहीं जानती, पर तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। और मैंने उसे फौरन दिल्ली बुला लिया। उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। अपने बेचे हुए मकान में फिर जाकर उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। और अब तो उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। बुला दीजिए ना उनको, राजेश और राकेश को। बुलवा दीजिए ना मेरे दोनों बेटों को। हाँ, राजेश और राकेश को। हाँ, बुलवा दीजिए। अभी बुलवाता हूँ, अभी बात करा देता हूँ। रुको तो जरा। दोनों बच्चों से मिलना है। हाँ, अभी बुला देता हूँ।
और फिर वो दिन भी आया जब मुझे अपने नए काम के सिलसिले में दुबई जाना था। मीटिंग बहुत जरूरी थी और मेरा भविष्य उस डील पर टिका था। लेकिन जाने क्यों मेरी अंतरात्मा। साहब उठिए। क्या हुआ रूबी? रेशमा मैडम आपको बुला रही है। जल्दी हाँ चलो आइए साहब। रेशमा अरे रेशमा डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या हुआ है इन्हें? रेशमा अपना ध्यान रेशमा कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। रेशमा डॉक्टर देखिए ना डॉक्टर, क्या हुआ रेशमा को? क्या हुआ इन्हें? जस्ट अ मिनट प्लीज। अरे ये बोलती क्यों नहीं? सॉरी मिस्टर सेठ, सी इज नो मूव। नो रेशमा बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था। हेलो। हेलो। क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? श्योर, मैं इस जगह का मालिक नहीं हूँ। पर आप इस टेबल पर तो हैं। मैडम मैंने तो एक ही सीट ले रखी है। मैं आपकी तरफ बैठ जाऊं? यहाँ से मुझे डांस फ्लोर नहीं दिख रहा। इट्स टू डार्क हियर यू नो। बैठ जाइए। मैंने पहले भी कहा कि मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? नो थैंक्स, मुझे डांस करना नहीं आता। मैं तो बस यूं ही एंजॉय करने चला आता हूँ। मैं भी तो इसीलिए आती हूँ। देखिए ना मत कहिए ना। देखिए मैडम, मुझे वाकई डांस करना। आइए ना। अरे आइए तो। मैडम चलिए। आपके साथ कदम मिलाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको जानता हूं, पर अंधेरे की वजह से कुछ पता नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा बहुत पुराना दोस्त। शुक्र है रोशनी हो गई। हाँ? कृतिका तुम? जिंदगी की धुन पर थिरकते हुए अभी आप के.बी. त्रेहन के अंग्रेजी उपन्यास का सुधापुरी द्वारा किया गया ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, अशोक मलकानी, सुरेंद्र सागर, सलीम खान, S.M. शरीफ, M.H. नियाजी, संजय वर्मा, प्रवीण शर्मा, सुनील कुमार लोहिया, हर्ष बाला, सुनीता ठुकराल, रूमी मलिक, नीरू अग्रवाल, ममता मलकानी और शोभना जगदीश। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।